नमस्कार। स्वागत है आपका साहित्य की सुगंध में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अक्टूबर जंक्शन के अंतिम भाग की तरफ। एक साल बाद 10 अक्टूबर 2020 प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चित्रा पाठक के इस खुलासे से कि उसने सुरभि पराशर की किताब लिखी है, सब लोग सकते में आ गए। चित्रा ने अपने बैग से सुदीप यानी कि सुरभि पराशर की तीसरी किताब सबको दिखाई। ये भी बताया कि किताब अब से 1 हफ्ते बाद मार्केट में आ जाएगी। इस किताब पर सुरभि पराशर का नाम तो होगा ही, साथ में सुदीप यादव भी लिखा होगा। सुदीप की पुरानी किताबों के अगले प्रिंट पर सुरभि पराशर के साथ सुदीप का नाम आ जाएगा। चित्रा रुकी नहीं, उसने आगे ये बताया कि चूंकि सुदीप कुछ भी छोटा नहीं करता था, इसलिए सुरभि फाउंडेशन हर साल 5 नए लेखकों को स्कॉलरशिप देगी, जिसका हर साल नए लेखक को 10 लाख रुपए मिलेंगे। लोगों के मन में अब भी हजारों सवाल थे। कोई चित्रा और सुदीप के रिश्ते के बारे में पूछ रहा था तो कोई सुदीप के बारे में। सैकड़ों सवालों को वैसे ही छोड़कर चित्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सीधे एयरपोर्ट चली गई। चित्रा का पीछा एयरपोर्ट तक कई रिपोर्टरों ने किया। वहां से उसने बनारस की फ्लाइट ली। 10 अक्टूबर 2020 शाम 5 बजे 80 घाट बनारस। चित्रा बनारस की घाट पर जाकर अकेले बैठ गई। सूरज डूबने को है। बनारस को सोने में अभी वक्त है। नाव अकेली है, चित्रा अकेली है, बनारस अकेला है। बनारस की हर एक गली अकेली है, बनारस का हर एक घाट अकेला है। चित्रा को वही नाव वाला दिखा जो 10 साल पहले मिला था और पिछले साल सुदीप के साथ भी मिला था। पूरा घाट बिल्कुल सुनसान देखकर चित्रा भी चौंकी कि वो सपना देख रही है या सच। वो उस नाव वाले को पास बुलाकर नाव में बैठी। नाव वाले ने पूछा, पिछली बार आपके साथ वो साहब आए थे ना, जिन्होंने बाबा को रुपए दे दिए, वो नहीं आए? चित्रा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। नाव चलना शुरू ही हुई थी कि इतने में वही बाबा आकर नाव में बैठ गए जिसको सुदीप ने पैसे दिए थे। नाव वाले ने बाबा को भगाने की कोशिश भी की, लेकिन चित्रा ने ऐसा करने से मना कर दिया। बाबा ने चित्रा को देखकर कुछ नहीं कहा, वो बस आकर बैठ गए। चित्रा नाव से आगे बढ़ती जा रही थी और अपने पीछे वो सारे रास्ते छोड़ती जा रही थी जहाँ जहाँ वो भटकी थी। नाव पर बैठा मल्ला कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चित्रा को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। बाबा कुछ बोले जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि चित्रा उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रही, तो वो चित्रा को करीब करीब झकझोरते हुए बोले, महादेव भोलेनाथ को अर्धनारीश्वर बोलते हैं, जानती हो? चित्रा चुप रही, लेकिन उसने बाबा की आंखों में देखा। उसको बाबा की आंखों में देखकर लगा कि ये बाबा की आंखें नहीं, सुदीप की आंखें हैं। चित्रा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उन आंखों में देखती रही। बाबा ने बोलना शुरू किया, हर आदमी में एक औरत और हर औरत में एक आदमी होता है। हर आदमी अपने अंदर की अधूरी औरत को जिंदगी भर बाहर ढूंढता रहता है, लेकिन वो औरत बड़ी मुश्किल से मिलती है। वैसे ही हर औरत अपने अंदर का अधूरा आदमी ढूंढती रहती है, लेकिन वो अधूरा आदमी बड़ी मुश्किल से मिलता है और कई बार वो अधूरा मिलता ही नहीं। लेकिन अगर एक बार वो अधूरा हिस्सा मिल जाए तो आदमी मरकर भी नहीं खोता। तू ध्यान से देख, वो कहीं नहीं गया, तेरे अंदर ही है, आधी तू आधा वो। प्रस्तावना 2। किताब के इस मोड़ पर दोबारा प्रस्तावना लाने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं सभी पढ़ने वालों से बार बार आगे पीछे ले जाने के लिए माफ़ी भी मांगता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? जैसे किसी खाली छुट्टी के दिन बैठकर हमें अपनी खुद की कहानी सीधी सीधी नज़र नहीं आती, वैसे ही मुझे ये कहानी मिली। जैसे जैसे जो हिस्सा याद आ रहा है वैसे ही सुना रहा हूँ। जैसे ज़िंदगी के जिए हुए हिस्सों में मिलावट नहीं की जा सकती, वैसे ही मैं कहानी में मिलावट नहीं करना चाहता। हो सकता है कि मेरे ऐसा करने से कहानी कमज़ोर होती हो, लेकिन मुझे परवाह नहीं,
क्योंकि परवाह करके न कहानियाँ लिखी जा सकती हैं और न ही कहानियों को जिया जा सकता है। मैं कहानियाँ लिखने से ज़्यादा उनको जीने में विश्वास करता हूँ। इसलिए अपने घटिया लिखने का दोष मैं अपने पूरे होशो हवास में अपनी ज़िंदगी को देता हूँ। मलाल बस यही है कि मैं ज़िंदगी को बस उतना ही पकड़ पाया हूँ जितना कि एक मुट्ठी बंद करके कोई हवा पकड़ पाता है। कहानी का अंत पकड़ने के लिए कहानी को वहाँ से पकड़ना पड़ता है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। सच पूछिए तो ये कहानी हुई ही ना होती अगर चित्रा और सुदीप अगले दिन सुबह मिले नहीं होते। रात में मिलकर किसी को भूल जाना सुदीप के लिए नया नहीं था और चित्रा एक कहानी लिखने के बाद ये भुला देती थी कि कहानी के किरदार से वो सच में मिल चुकी है। इसलिए इस कहानी का सिरा सही से पकड़ने के लिए 10 साल पहले चलना पड़ेगा। ठीक उसी दिन जिस दिन चित्रा और सुदीप पहली बार नाव में बैठे थे। 10 अक्टूबर 2010, अस्सी घाट, बनारस। मैं चाहती हूँ कि मुझे हर कोई पहचाने, मेरे अपने कमाए हुए खूब पैसे हों, मेरी किताबें लाखों में बिकें, हर जगह मुझे बोलने के लिए बुलाया जाए, न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो आए, न्यूज़ रूम में मुझे बुलाया जाए। इन शॉर्ट मुझे कोई अवॉइड नहीं कर पाए। चित्रा ने अपने फ्यूचर प्लान बताते हुए कहा। तो चित्रा मैडम रिच एंड फेमस पेज 3 सेलिब्रिटी होना चाहती हैं। इसमें रोने की क्या बात है? सुदीप ने चित्रा की बात सुनकर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में जवाब दिया। मुझे लगता है कि ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। मैं पिछले 3 साल से एक किताब पूरी नहीं कर पाई। ये सब कुछ हो गया तब ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन वो तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। सुदीप ने कहा, जाओ बच्चा, वरदान देते हैं तुम्हें। तुम एक दिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लेखिका बनोगी, बड़ी राइटर हो जाओगी, तो भूल तो नहीं जाओगी ना? वेल, बाद में मैं तुम्हें पहचानूंगी या नहीं, अभी से इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। देखना, एक दिन तुम्हें सब मिल जाएगा, पैसा, नाम, सब कुछ। उस दिन तुम मेरी जगह को अपने आप को रखकर दुनिया देख पाओगी। लाइफ की ट्रेजेडी ये नहीं है कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। यहाँ मिलता सबको सब कुछ है, बस टाइम से नहीं मिलता। 10 अक्टूबर 2020, शाम 5 बजे, अस्सी घाट, बनारस। चित्रा को वो सारी बातें याद आ रही थी। उसको ये नहीं लग रहा था कि सुदीप नहीं है। वो समझ ही नहीं पा रही थी सच क्या है और सपना क्या। कुछ दिन गड़बड़ हो जाते हैं। चित्रा के लिए ये वही दिन था। चित्रा के लिए ये वही दिन था। सुदीप उसको सामने नाव में बैठा हुआ दिख रहा था। चित्रा को मलाल ये नहीं है कि सुदीप नहीं है। वो जिंदा भी था तो कौन सा वो मिलते थे, लेकिन केवल ये तसल्ली कि वो दूसरा है अभी इस दुनिया में। क्या इतना ही काफ़ी नहीं होता अपने आप को समझाने के लिए? एक आदमी के न होने से पूरी दुनिया कैसे खाली हो सकती है? ऐसी बातें चित्रा ने अपनी किताबों में न जाने कितनी बार लिखी होंगी, लेकिन ऐसा होते हुए देखना इतना आसान नहीं था जितना कि लिखना। चित्रा को अपनी कहानियों का अंत लिखते लिखते इतना तो पता ही चल गया था कि अकेले हो जाना ही इस दुनिया की आखिरी सच्चाई है। भले आप भीड़ में मरे या अपने घर के बिस्तर पर, हर आदमी मरते वक्त अकेला ही होता है। इस दुनिया के बाद किसी दूसरी दुनिया की उम्मीद शायद हम सबकी आखिरी उम्मीद होती हो। ऐसी दुनिया जो कि हम बना सकते थे, ऐसी दुनिया जो हमें ज़िंदगी भर सपनों में दिखती थी। इसलिए शायद हम अपने सपने भूल जाते हैं, क्योंकि अगर सपने याद रहें तो हमारे लिए ये दुनिया झेलना असंभव हो जाए। इसके बाद पूरे रास्ते बाबा ने कोई बात नहीं की। नदी पार होने के बाद बाबा ने वैसे ही रेत उठाकर हवा में उड़ा दी। चित्रा ने आगे कभी कोई अगली किताब लिखी या नहीं लिखी, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। सुदीप होता तो वो यही चाहता कि वो किताबें लिखे और किताब पर स्टाइल में साइन करे, विथ लव, लक एंड लाइट, चित्रा। सुदीप के पास जाने से पहले इतना मौका था ही नहीं कि वो कोई वादा ले पाए कि चित्रा कभी लिखना नहीं छोड़ेगी। लेकिन उन दोनों के बीच ऐसा कुछ था ही कहाँ जिसमें कोई वादा हो, प्यार हो, शिकवा हो या शिकायत हो। हर वो लड़की जो चित्रा हो सकती थी वो किताब नहीं लिखती।
हर वो लड़का जो सुदीप हो सकता था, वो गुमनामी में जीना और मरना नहीं चाहता। दुनिया वैसी उदासी नहीं चाहती, जिंदगी अकेलापन नहीं चाहती, कोई वैसा कुछ नहीं चाहता जैसा होता है। चित्रा और सुदीप जैसे हम शापित लोग हैं। हमारा नाम, पता, पहचान, शक्ल, जिंदगी सब कुछ शाप है। मैं भी कहानी ऐसे ख़त्म नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे हाथ से ये दोनों बहुत पहले ही छूट गए थे। मैंने सुदीप और चित्रा की कहानी क्यों लिखी, इसका कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि सुदीप और चित्रा के बीच ऐसा रिश्ता था जिसका नाम प्यार या दोस्ती रखा जा सकता हो। मैं इतना अच्छा नहीं लिखता कि इस रिश्ते का कोई नाम गढ़ सकूं, या मैं कोई किताब या फिल्म का नाम बता सकूं कि चित्रा और सुदीप उस कहानी के किरदार जैसे थे। हम सब के अंदर का एक हिस्सा चित्रा और सुदीप जैसा ही है, जो किसी के जैसा नहीं है, जो किसी के जैसा जीना नहीं चाहते थे। सुदीप को मैंने मारा नहीं, उसको मरना ही था। चित्रा को मैंने वो सब कुछ दिया जो वो चाहती थी, सिर्फ इसलिए ताकि आपको बता पाऊँ कि सब कुछ मिल जाने से कुछ भी नहीं मिलता। हम जिस कहानी का हिस्सा हैं, उसे शायद कोई लेखक कभी मिले ही नहीं। यही शायद इस दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हमारी कहानी सुनने वाला कोई होगा ही नहीं। कोई कभी जान ही नहीं पाएगा कि हमारे मन में आखिर था क्या, हम थे कौन। ये सवाल हमारे साथ ही चला जाएगा। कुछ लोग बोल देंगे कि बड़े अच्छे आदमी थे या बड़ी अच्छी औरत थी। बस सबकी कहानी इतनी ही है। मैं इतनी बातें क्यों लिख रहा हूँ? हम इतना उदास क्यों हैं? ज़िंदगी ऐसी क्यों है? सब कुछ इतना ख़राब क्यों है? दुनिया के बाद क्या है? इतना भटकने का हासिल क्या है? इन सवालों के साथ ही मुझे अब रुकना पड़ेगा, क्योंकि चित्रा अकेली है। वो थोड़ी देर चुप रहना चाहती है। मैं थोड़ी देर चित्रा के साथ चुप हो जाना चाहता हूँ। जितनी देर वो चुप है, उतनी देर सुदीप वहीं उसके पास है। ऐसे भी दुनिया में इतना शोर है कि किसी को कहानी सुना पाना अपना हाल बताने जैसा है। पूछता हर कोई है, सुनना कोई नहीं चाहता। सुदीप के पास चित्रा थी, चित्रा के पास सुदीप। कुछ रिश्ते खुशबू जैसे होते हैं, बांधते ही बासी हो जाते हैं। चित्रा के लिए सुदीप बासी न हो जाए, इसलिए उनको बार बार मिलना और बिछड़ना पड़ा। मैं जानबूझकर ये कहानी अधूरी छोड़ रहा हूँ, ताकि आप अपने हिस्से की वो कहानी पूरी कर पाएँ जो कभी किसी कागज़ पर नहीं छपेगी। कुछ कहानियाँ लेखक पूरी नहीं करना चाहते, क्योंकि वैसी कहानियाँ पूरी होते ही दिल, दिमाग, उंगलियों से हट जाती हैं। जब तक कहानी अधूरी रहती है, तब तक लेखक और पाठक की उंगलियाँ उन्हें बार बार छूने के लिए बेचैन होती रहती हैं। अक्टूबर जंक्शन का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। सुदीप और चित्रा तो अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ गए, लेकिन कहानियों का हमारा ये कारवां यूं ही चलता रहेगा। अगर ये आवाज़ और ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए जज्बात के साथ। धन्यवाद।